हेलो एवरीवन। हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जियोलॉजी पेपर के कोर्स टाइटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स का यूनिट 1 पढ़ चुके थे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आज इस वीडियो में यूनिट 2 प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, उसमें से पहला टॉपिक है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। आज इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है? दी डिकोडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे तो उसमें क्या पता चला था कि डीएनए का सूचना किसके पास जा रहा था? आरएनए के पास। लेकिन आरएनए उस सूचना का आगे क्या करेगा? तो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे होता है? जेनेटिक कोड से। कोड किसके पास था? डीएनए के पास। कैरी कौन किया? मैसेंजर आरएनए। डीएनए से आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जो डीएनए में लिखा हुआ था कोड, मतलब जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का, वो अब किसके पास आ गया है? मैसेंजर आरएनए के पास। तो मैसेंजर आरएनए उस कोड का क्या करेगा? डीकोड करेगा। उस कोड के अकॉर्डिंग किसका सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड्स। छोटे छोटे एमिनो एसिड जोड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। कई पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो डीएनए जो अपना कोड था, जेनेटिक कोड था, उसको किसको दिया? आरएनए को दिया। और आरएनए इसको डिकोड करके क्या बनाएगा? छोटे छोटे एमिनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। डीएनए से आरएनए बना, लेकिन कुछ नया उसमें एक्सप्रेस नहीं हुआ। एक्सप्रेस कब होता है? जब प्रोटीन बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फाइनल स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि कुछ फाइनली बन रहा है जो सेल के काम में आएगा। जहाँ क्या होता है, जो डीएनए का इंफॉर्मेशन स्टोर था, वो अल्टीमेटली किसके रूप में एक्सप्रेस हुआ? प्रोटीन्स के रूप में। फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या था? डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब अगला मेन क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। किसके मदद से होता है? राइबोसोम्स के। जो ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस है वो राइबोसोम्स के ऊपर होता है। इसमें कौन रोल प्ले करता है? एक और आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए तो सूचना ला ही रहा है। एक और आरएनए कौन होता है? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? ये एमिनो एसिड्स को लाता है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड का। वो एमिनो एसिड कहाँ से आता है? कुछ हमारे शरीर में बनते हैं, कुछ हमको खाने पीने से मिलता है। तो वो एमिनो एसिड शरीर में रहते हैं, लेकिन उनको कैसे जोड़ के प्रोटीन बनाया जाए, वो ट्रांसलेशन में होता है। और उन एमिनो एसिड को कौन लाता है? ट्रांसफर आरएनए। इसके साथ साथ कई एसेसरी फैक्टर्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, इसी तरह कुछ इसमें एसेसरी फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसलेशन का? तो ट्रांसलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है, बदलता है किसको? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो किस में था? डीएनए में था, जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए में आ गया था, इनटू एन एमिनो एसिड सीक्वेंस, जो कि क्या बनाएगा? जुड़ के प्रोटीन बनाएगा। फॉलोइंग द रूल ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग वीडियो में हम जेनेटिक कोड को समझेंगे कि कैसे ये होता है। आज हम ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझेंगे कि क्या क्या ट्रांसलेशन है और कौन कौन से चीज ट्रांसलेशन में जरूरत होते हैं। इसमें टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने में ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट क्या था? डीएनए था। आरएनए से प्रोटीन बनने में टेम्पलेट क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। प्रोडक्ट क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन। मेन मशीनरी क्या है? कौन कौन यूज हो रहा है? राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। इसका भी हम लोग अलग वीडियो में डिटेल देखेंगे ये क्या होता है। और कुछ ट्रांसलेशन के लिए फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, वैसे ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन फैक्टर्स कहते हैं। इसमें जो चीजें मुख्य जरूरत है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में देख चुके थे कि मैसेंजर आरएनए बन गया था। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? कोडिंग रीजन, जिस कोड को देख के एमिनो एसिड सीक्वेंस बनेगा जिससे प्रोटीन बनेगा।
तो इसमें एक बार याद कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी। इसमें एक कैप होता था, 5' कैप होता था। उसके बाद 5' यूटीआर होता था, फिर कोडिंग रीजन, फिर 3' यूटीआर और लास्ट में पॉली टेल होता था। तो मैसेंजर आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए मॉलिक्यूल, दो धागा नहीं है, एक ही धागा होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन में बना था। इसमें क्या है? कोडान है। फिर कह रहे हैं जेनेटिक कोड कोडांस को अलग वीडियो में अच्छे से समझेंगे। यहाँ क्या याद रखना है कि कोडांस क्या है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है जिसके अनुसार प्रोटीन बनेगा, अलग अलग एमिनो एसिड आएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फिर से। इसमें 5' कैप होता है। कैप क्यों होता है? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करता है डिग्रेडेशन से और राइबोसोम से बाइंडिंग में भी मदद करता है। 5 यूटीआर में एक खास रीजन होता है जो क्या करता है? राइबोसोम को बाइंड करेगा, क्योंकि बताया गया कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? राइबोसोम में। तो मैसेंजर आरएनए का यही खास हिस्सा होगा जो उससे राइबोसोम से बाइंड करेगा। फिर कोडिंग रीजन है जिससे एमिनो एसिड बनेंगे पढ़ के। फिर 3' यूटीआर, ये स्टेबिलिटी और सिग्नल के लिए जरूरी है। और पॉली ए टेल जो पॉलीमरेज एक्ट जो पॉलीमरेज ऐड किया था, ये भी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए से बहुत अलग होता है। ये 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड का होता है और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से ये ऐसा दिखता है तो सिंगल स्टैंडर्ड ही, लेकिन बीच बीच में जुड़ के डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। इसके स्ट्रक्चर को कोवर लीफ मॉडल से या एल शेप 3D स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जो ये रीजन बनते हैं इनको क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। एक डी आर्म है, एक एंटीगोनल लूप है, एक वेरिएबल लूप है, एक टी साइज सी लूप है और एक एक्सेप्टर आर्म है। एक एक को देखते हैं। जो एक्सेप्टर आर्म होता है यही स्पेसिफिक एमिनो एसिड से अटैच होता है। कहाँ से? सीसी ए से। सीसी एंड कौन है? 3' पे सीसी एंड है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? एंटीकोडान लूप होता है। एंटीकोडान लूप क्या करता है कि जब मैसेंजर आरएनए के पास जाता है तो मैसेंजर आरएनए पे क्या होता है? कोडान होता है। जैसे यहाँ सी है तो मैसेंजर आरएनए में जी होगा, जी होगा, जी होगा और ये सी को रीड कर सकता है। तो ये अगर कोडान हो गया तो ये क्या है? एंटी कोडान हो गया। तो जो यहाँ रहेगा उसका ऑपोजिट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी कोडान कहते हैं। तो जो एंटी कोडान लूप है वो क्या है? मैसेंजर आरएनए का उल्टा, जो लिखा होगा इसका ऑपोजिट होगा, तभी ये रीड कर पाएगा और सही एमिनो एसिड लेके आएगा वहां। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। फिर एक क्या है? डी लूप है। डी लूप का क्या काम है? जो एंजाइम है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, वो इसी डी लूप के वजह से ट्रांसफर आरएनए का पहचान करता है। फिर क्या है? टी साइड सी लूप। ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ जाएगा? राइबोसोम पे। तो राइबोसोम से इंटरेक्ट करने के लिए ये आम होता है जिससे वो आसानी से राइबोसोम पे सेटल हो पाए। फिर एक होता है वेरिएबल रूट, जो क्या करता है? इसके स्ट्रक्चर को डाइवर्सिटी देता है। तो ट्रांसफर आरएनए के क्या फंक्शन होंगे? ये एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम था। एडेप्टर का क्या मतलब है? जैसे मोबाइल का आपका एडेप्टर होता है जिसको आप पावर प्लग से लगाते हैं तो वो चार्ज करता है। तो ये किस चीज का एडेप्टर है? कि मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ के एंटीकोडन लूप से वो उसी तरह का एमिनो एसिड लाएगा। तो एमिनो एसिड को उसी डीएनए के अकॉर्डिंग लाएगा, इसीलिए क्या काम कर रहा है? एडाप्टर का काम कर रहा है। हर ट्रांसफर आरएनए एक एमिनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक है। जैसे अगर 20 एमिनो एसिड होते हैं हम लोगों के शरीर में, तो वैसे 20 तरह के ट्रांसफर आरएनए होंगे जो एक पहचान करेगा और उसका एक खास कोड होगा। और क्या करते हैं? इन एमिनो एसिड को पहचान करके कोड को देख के ले आते हैं किसके पास? राइबोसोम के पास ट्रांसलेशन के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इस पूरे ट्रांसलेशन प्रक्रिया के लिए वो है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस। जो पूरा ट्रांसलेशन प्रक्रिया हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मैसेंजर आरएनए डीएनए से सिग्नल लेके आया, राइबोसोम पे बैठ गया और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? एक एक एमिनो एसिड लाता है और जोड़ता जाता है।
लेकिन ट्रांसफर आरएनए को कैसे पता चलेगा कौन सा एमिनो एसिड लाना है और उसको कैसे जोड़ना है और एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़ता ही कैसे है। तो इन सारे सवालों का जवाब कौन देता है? एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस। ये क्या करता है? चार्ज करता है ट्रांसफर आरएनए को। चार्जिंग से क्या मतलब होता है कि करेक्ट एमिनो एसिड जोड़ेगा किससे? ट्रांसफर आरएनए से एमिनो एसिड जोड़ता है। इसके लिए इसको क्या जरूरत पड़ता है? एटीपी का जरूरत पड़ता है। ये एक ग्लोब्यूलर एंजाइम होता है और इसके दो मेन डोमेन होते हैं, दो मेन पार्ट होता है। एक होता है एमिनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, जहां एमिनो एसिड जुड़ता है, और एक ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्निशन साइट, जहां ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। जब एमिनो एसिड जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए जुड़ गया, एमिनो एसिड जुड़ गया, तब ये क्या करता है? उस एमिनो एसिड में, सॉरी, उस ट्रांसफर आरएनए में एटीपी की मदद से वो खास एमिनो एसिड जोड़ता है। तो ये सब कैसे होता है इसको डिटेल में अलग वीडियो में भी हम लोग समझेंगे। साइट होता है, एक साइट एमिनो एसिड के रिकॉग्निशन के लिए, एक साइट ट्रांसफर आरएनए। और एमिनो एसिड आता है, ट्रांसफर आरएनए आता है, और अंत में ये उसमें एमिनो एसिड जोड़ देता है। जो लास्ट कंपोनेंट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां ये सारा काम होगा। तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट में 70s, जो स्मॉल कंपोनेंट 30s और लार्ज कंपोनेंट 50s से मिलके बना होता है। यूकैरियोट में 80s है, जो 40s 60 है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या जानना होता है? इतना स्ट्रक्चर तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। मेन होता है इसमें तीन साइट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। जो ट्रांसफर आरएनए होता है, जो एमिनो एसिड को लेके आता है, वो कहाँ बैठ सकता है? ए साइट में। फिर ये पी साइट में जाएगा जब दूसरा आ जाएगा, और क्या करेगा? नया, यहाँ देख सकते हैं कि ये एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के पेप्टाइड बन जाएगा। जब ये जोड़ देगा तो ये किस साइट में आ जाता है? एग्जिट साइट, ई साइट में। और अपना एमिनो एसिड दे के ये चला जाता है। तो एमिनो एसिड कहाँ आता है सबसे पहले? ए साइट में। फिर अपना एमिनो एसिड यहाँ जोड़ता जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और ई साइट से एग्जिट करता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेनेटिक कोड का बात करेंगे कि कैसे डीएनए का सूचना सही तरीके से ट्रांसफर आरएनए पढ़ सकता है। थैंक यू।